नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक बाल कहानी यमराज लेकर। ये कहानी मैंने 29 नवंबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ बाल मन की एक कहानी यमराज। उसका असली नाम तो प्रियरंजन था, पर उसकी हरकतों, शरारतों या यूं कहिए उसके पैदा होने के बाद हादसों का ऐसा सिलसिला चला कि सभी उसे यमराज कहने लग गए। उसके होने के बाद से ही पुश्तैनी अनाज के धंधे में ऐसी मंदी चली कि वर्षों की जमी दुकान उखड़ गई। कोई 5 वर्ष का रहा होगा कि माँ बाप का रेल दुर्घटना में निधन हो गया। वे हरिद्वार गंगा स्नान हेतु जा रहे थे। प्रियरंजन भी साथ था, पर उसे खरोंच तक नहीं आई। वह सपाट बच निकला। बच्चे पर दया कर नानी उसे साथ ले गई। मुश्किल से 1 वर्ष ननिहाल रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य, यहां भी 6 महीने बाद नाना का निधन हो गया। इसी गम में कुछ माह पश्चात नानी भी चलती बनी। एक मामा था, पर उसके खुद का भरा पूरा परिवार था, 3 बेटियां एवं एक बेटा। पहले ही परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था, तिस पर प्रियरंजन कोड़ में खाज की तरह आकर रहने लगा था। मामी को सर पर मेंढक लगता था। मामी ने एक दिन स्पष्ट कह दिया, इसे इसके बड़े भाई दिनेश के पास भेज दो, वहां लोक लाज में पल जाएगा। जगहसाई से सब डरते हैं। मामा ने बीवी का आदेश शिरोधार्य कर चुपके से उसे विदा किया। दिनेश से मिलने के बहाने एक दिन गांव आया एवं वहीं छोड़ गया। दिनेश उससे उम्र में 20 वर्ष बड़ा था। 4 वर्ष पहले ही उसकी शादी सुशीला से हुई थी। अब परिवार बढ़ गया था। इन्हीं वर्षों में उसे 2 पुत्रों का इजाफा हुआ। तीसरे की तैयारी थी। इस बार सभी पुत्र की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भाग्य के आगे किसका वश है। इस बार भी पुत्री हुई। उसका नाम गरिमा रखा गया। सुशीला नाम के ठीक विपरीत स्वभाव से तुनक मिजाज एवं बड़बोली थी। उसके व्यंग्य बाण हृदय विदारक होते थे। तीसरी पुत्री होने के बाद और बिगड़ी सी रहती। जुबान से विष बुझे तीर ही छोड़ती। वाणी बर्छी की तरह चलती थी। वह जब भी बोलती, दिनेश घर से बाहर निकल जाता। कहाँ मृदुभाषी, शालीन एवं सहिष्णुता की तस्वीर दिनेश एवं कहाँ सुशीला। पर जोड़े तो ऊपर से ही उतरते हैं, यहां तो मात्र भुगतते हैं। जिस दिन मामा प्रियरंजन को छोड़ गया, वो उसे देखते ही बिफर पड़ी। लो, अब एक और पालो। माँ बाप बुढ़ापे में पैदा करके मेरी जान को छोड़ गए। जब से पैदा हुआ है बला ही बला आ रही है। पहले धंधा बर्बाद हुआ, फिर माँ बाप को खा गया। नाना नानी के यहाँ गया, वो भी नहीं रहे। अब हमारे यहाँ क्या कयामत ढाने आ रहा है ये यमराज। दिनेश ने मध्यस्थता करते हुए अपनी भार्या को चुप रहने को कहा, पर सुशीला रुकती कहाँ थी। वाचाल स्वभाव से विवश होते हैं। खैर, बाद में न जाने क्या हुआ, उसका नाम यमराज ही पड़ गया। उसके बाल मन पर भाभी के स्वागत वाक्यों का इतना गहरा असर पड़ा कि वह भी धीरे धीरे हठी एवं जिद्दी हो गया। स्वच्छ पानी पर गाढ़ी काई जम गई। अब उसको इस नाम से पुकारा जाने पर कोई आघात नहीं होता। बुराई जल्दी चिपकती है। मोहल्ले के बच्चे, बड़े बूढ़े एवं यहां तक स्कूल में भी उसके सहपाठी उसे यमराज कहकर पुकारते। गली मोहल्लों में कोई मर जाता तो लोग मजाक करते, कल यमराज इधर से गुजरा था। उसका बाल हृदय इन सब बातों को भला सहन तो कर लेता, पर उसके मस्तिष्क में कहीं गहरे एक कुंठा ने डेरा डाल दिया। मोहल्ले में बच्चों के साथ वह खूब खेलता, फिर हारा थका थाली पर गणेश की तरह आकर बैठ जाता। उससे भूख जरा बर्दाश्त नहीं होती। तरह तरह के पकवान बनते तो उसका मन और भी ललचा जाता। घर बाहर के काम में जरा हाथ नहीं बटाता, पर
खाने में अव्वल। खाना बनने की सुगंध आते ही वह थाली लेकर चौके के बाहर बैठ जाता। भाभी को जलाने के लिए धीरे धीरे चम्मच से थाली बजाता रहा। थाली चम्मच का ये स्वर सुशीला को युद्ध के नगाड़े की तरह लगता। वह उसे खरी खोटी सुनाती, न काम का न धाम का, बस चढ़ने आ जाता है। कुछ नहीं तो इन बच्चों को ही खिला लाया कर। चौथी जमात में आ गया है, पर लक्षण अब भी मूर्खों के हैं। कभी अपना रिपोर्ट कार्ड देखा है? हर बार जैसे तैसे पास होता है। खेल और खाने के अलावा कोई काम है तुझे? तुमसे तो ये बच्चियां सरला सुधा सब अच्छी, हमेशा अव्वल आती हैं। तुम तो निपट पशु हो। यमराज पर कोई असर नहीं होता, वरन चिकने घड़े की तरह वो सब सुनता रहता। भाभी के तानों का सारा गुस्सा वह खाने पे निकालता। 4-5 रोटी तो यूं चट कर जाता। फिर भी उसकी उदर शुद्धा शांत न होती। अंत में भाभी कहती, अब उठ भी जा, बच्चे इससे ज्यादा नहीं खाते, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। वह तमक जाता। खाने में व्यवधान उसे जरा सहन नहीं होता। उल्टा जवाब देता, भाभी कीड़े पड़े तुम्हारी जुबान में, मेरा पेट तो अच्छा भला है। अब बैठा हूं तो भूखा उठूंगा नहीं। तुम्हारे पियर का धान नहीं आता इस घर में, मेरा भाई कमाता है। मेरे माँ बाप भी फकीरी में नहीं मरे हैं। खाना खाते समय टोका मत कर। खिला पिला कर सही रखोगी तो मैं ही एक दिन काम आऊंगा। उसके जवाब सुशीला की क्रोधाग्नि में घी का काम करते। उसके बाद मोटी मोटी रोटियां आती। सुशीला मन ही मन कुटती, ये नासपिटा कहाँ पल्ले पड़ गया। ज्यादा कहूंगी तो मोहल्ले में बदनाम करेगा। सब यही कहेंगे, माँ बाप मर गए तो भाभी जुल्म उठा रही है। वह अपने कर्मों को एक दिन खुद भरेगा। दिनेश पास ही सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक था। पगार इतनी ही थी कि बस गुजर होता। 4 सेर के पात्र में 6 कैसे समाते। हर वक्त पैसे की कश्मकश रहती। मास्टर की तनख्वाह हर साल कितनी तो बढ़ती है, लेकिन दिनेश शांत गंभीर व्यक्ति था। बीवी की खरी खोटी भी सुनता एवं भाई को भी कभी नहीं ठोकता, वरन कभी कभी उसे प्यार से बुलाकर अपने पास बिठाता, उसके सिर पर हाथ फेरता, उसे समझाता, पढ़ाई लिखाई तेरे ही काम आएगी एक दिन, क्यों सारे दिन खेलता रहता है। पढ़ेगा तो साहब बनेगा, नहीं तो घोड़े चराएगा। यमराज चुपचाप सुनता रहता। अपने भाई के सामने कभी नहीं बोलता, पर भाभी से उसके 36 का आंकड़ा था। यमराज को भाई की राय तो अच्छी लगती, पर विद्या उसके दिमाग में चढ़ती ही नहीं थी। बड़े भाई की बात उसको तर्क संगत भी नहीं लगती थी। वह अक्सर सोचता, पढ़ लिख कर भाई साहब ने क्या कमाया है। नौकरी में जो कुछ लाते हैं उससे एक परिवार का पेट भी नहीं भरता। उसका स्वप्न लोक तो कहीं और था। बचपन कब पीछे रह जाता है पता ही नहीं चलता। यमराज अब 16 वर्ष का हो गया था। जैसे तैसे उसने सेकेंडरी पास की। 2 विषयों में तो ग्रेस मार्क्स आए। घर आए तो भाभी ने रिपोर्ट कार्ड मांगा। यमराज जरा रिपोर्ट कार्ड बताना। सुशीला उसके नंबर जानना चाहती थी। क्या करोगी रिपोर्ट कार्ड देखकर? तुम खुद भी तो 10वीं फेल हो। यमराज अकड़ कर बोला, अरे मैं तो औरत जात हूं, मुझे तो चूल्हा चौका करना है, पर तुम्हें तो खाना कमाना है। सारी उम्र यही मूंग दलेगा क्या? रिपोर्ट कार्ड बताने में कैसी शर्म? वह तमक कर बोली, दिनेश भाई आएगा तब दिखा दूंगा। मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं पढ़े लिखों को बताता हूं। उसकी अकड़ थोड़ी और छिड़ गई। रिश्तों का देवासुर संग्राम और भयानक होता। सुशीला को जैसे किसी ने काट खाया हो, लगा जैसे किसी ने वज्र प्रहार किया हो। उसकी त्योरियां चढ़ी, तमक कर बोला, उसकी त्योरियां चढ़ी, तमक कर बोली, हरामखोर, कुछ करता धरता नहीं, ऊपर से आंख दिखाता है। इतनी ही खुददारी है तो खुद क्यों नहीं कमाता? यहां मुफ्त की क्यों तोड़ता है? आधा आटा तेरे लिए गूंथती हूं। इतनी बात यमराज की सहन शक्ति के बाहर थी। वह फुफकारते हुए यह कहकर चला गया, अब मैं तेरे हाथ का खाना खाने वाला नहीं।
सुशीला और बिगड़ कर बोली, जा जा मुए, तेरे जैसे कई देखे हैं, तेरे से कभी भूख सहन हुई है? इस बार यमराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सीधी जयपुर की राह ली। गांव काफी अंदर था। 2 मील पैदल चला, फिर जयपुर की बस पकड़ ली। घर की अलमारी से उसने 100 का नोट लेकर खीसे में रख लिया था। उसका मन इतना आहत था कि उसने सूचना देना तक मुनासिब नहीं समझा। आवेश और क्रोध में भरा इंसान जिन पगडंडियों को देखता है उसी मार्ग को पकड़ लेता है। वह यह नहीं सोच पाता कि मार्ग उसे कहाँ ले जाएगा, वह विधाता के अधीन हो जाता है। यौवन में आत्मविश्वास होता है, वह किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, उसे किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। भावी भयावह परिस्थितियां उसके चाल की गति और बढ़ा देती है। जयपुर आकर उसने शहर के बाहर एक ढाबे में नौकरी की। वहीं काम करता, वहीं खाना खाता, वहीं सो जाता। धरती उसका बिछोना होती, आसमान चादर, हवाएं उसे थपकियां देकर सुलाती। अब वह पहले वाला यमराज नहीं था। जब से भाभी से लड़कर आया, उसके मन की भूख मर गई। उसे काम के सिवा कुछ न सूझता। ढाबे का मालिक एक कुंवारा बुढ़ा था। न जाने कब हरिद्वार से आकर जयपुर बस गया था। उसे भी वर्षों पहले किसी ने ऐसे ही प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था। यमराज का दुख उसे अपने जैसा ही लगता था। हम गम हम साया बन गया। उसे यमराज पर स्नेह उमड़ आया। अब वह असहाय भी हो गया था। उसने धीरे धीरे सारा ढाबा यमराज के हवाले किया। हम एक दिन परलोक की सुध ली। ढाबे की लंबी चौड़ी जमीन वो मरते हुए यमराज के नाम कर गया। जब से ढाबा यमराज के हाथ लगा, उसकी किस्मत बदल गई। पास ही बैंक से लोन लेकर उसने इसे आधुनिक स्तर में ढाला। नई कुर्सियां, टेबल, फ्रीजर, चमकते फानूस एवं लाइटों की व्यवस्था की। ढाबे का रंग बदल गया। अब यहां बड़े बड़े रईस अपनी कारों में आने लगे। ढाबा बड़े लोगों की नजरों में चढ़ गया। जिस मार्ग पर बड़े आदमी चलते हैं वही मार्ग बन जाता है। शहर की घुटन से दूर सांस लेने को यहां लोगों का हुजूम लग जाता। यमराज के पो 12 हो गए। अब उसे एक पल की फुर्सत न थी। शहर बढ़ने के साथ उसकी जमीन के भाव भी आसमान छूने लगे। बढ़ती आमदनी के साथ उसने एक आलीशान कार खरीदी एवं वहीं कोठी बना ली। दिन गुजरने लगे। काम बढ़ने के साथ साथ कई मुलाजिम, नौकर चाकर उसके यहाँ काम करने लगे। दिन रात ग्राहकों का तांता लगा रहता। ढाबा सोना उगलने लगा। अब वह एक धनी मानी व्यक्ति था, पर था निपट अकेला। रात जब भी सोता, अतीत तना तना दस्तक देता। उसे अपने भाई, भाभी, सरला, सुधा एवं गरिमा की याद आती। सोचता, भाई भाभी की क्या दशा होगी, सब कैसे होंगे। मुझे भैया को तो बताकर आना ही चाहिए था। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था। उनका सरल, शीतल एवं स्नेहपूर्ण चेहरा याद आते ही उसकी आंखें छलछला आती। उनका विशाल हृदय उसके प्रेम वंचित हृदय को तस्कीन देता। वो उनकी छवि में धैर्य एवं सहिष्णुता की प्रतिमा के दर्शन करता। एक दो बार उसने जाने की भी सोची, पर उसका जमीर उसे इजाजत नहीं देता था। उस पर हट और पांव में बेड़ी डालती। गांव छोड़े उसे अब 3 वर्ष हो चुके थे। इन्हीं दिनों एक रोज रेस्टोरेंट में एक लड़का आया। उम्र कोई 20 वर्ष। रेस्टोरेंट के बाहर उधर से गुजरने वाली एक बस खराब हो गई, अतः यात्री रेस्टोरेंट में चले आए थे। यमराज काउंटर पर ही बैठा था। उसने यमराज को देखा और अवाक सा रह गया। दोनों ने देखते ही एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों बाल सखा थे। सज्जन सिंह देखते ही चिल्लाया, तुम यमराज यहां पर? यमराज गदगद हो उठा। दोनों के हृदय के तूफान थमे तो उसने बताया कि 2 माह पूर्व हृदयाघात से उसके बड़े भाई दिनेश का निधन हो गया है। उसकी भाभी एवं बच्चे घोर विपत्ति में हैं
एवं अनाथों जैसा जीवन जी रहे हैं। यमराज की आंखों से अविरल आंसू बह निकले, जैसे लक्ष्मण से उसका राम बिछुड़ गया हो। नेते ने यह दुख भी उसके नसीब में लिखा था। समय ने पगड़ी उसके सिर पर रख दी थी। वह संज्ञाहीन हो गया। उसकी सारी मर्मांतक व्यथा, विरोध, क्रोध, नैराश्य एक पल में समाप्त हो गए। मन का विष औषधि बनकर उभर आया। नौनिहाल अब कवच बनकर खड़ा हो गया। जमा रक्त प्रवाह उद्रेक हो उठा। संवेदनाओं की आंच में मन की बर्फ पिघल गई। अब वही नाव का एकमात्र खवैया था। उसने अपने ही तरीके से भाई को श्रद्धांजलि देने की ठान ली। उनके एहसान एवं स्नेह अभी भी उसके हृदय में बसे थे। अच्छी यादें सदैव स्मृति में रहती हैं। स्नेह का सूर्य घृणा के समस्त तिमिर को हर लेता है। उसने सज्जन सिंह से बस से अपना सामान लाने को कहा और बोला, कल सुबह हम दोनों कार में साथ गांव चलेंगे। गांव वहां से 8 घंटे के रास्ते पर था, काफी दूर। फिर रास्ते में कच्ची सड़क भी थी। ज्यों ज्यों गांव नजदीक आता उसे अपना बचपन नजदीक आता लगता। अतीत आंखों के सामने फिरने लगा। बचपन अपनी सारी मधुरता के साथ ताजा हो गया। ये खेत, ये खलिहान, रास्ते, चौपाल एवं मंदिर सब परिचित से लगते। वो सभी उसे पुकारते हुए से लगते। इंसान अगर जड़ वस्तुओं से इस तरह जुड़ा होता है तो चैतन्य से कैसे विलग हो सकता है। निर्जीव वस्तुएं भी जब नहीं छूटती तो सजीव से बिछोह कैसे संभव है। उसे बचपन तेज आवाज से पुकारने लगा। दोपहर होते होते वे गांव पहुंचे। सूर्य सर पर चढ़ाया था। शहरों में गाड़ी वालों को कोई नहीं देखता, पर गांव में गाड़ी आती है तो सबकी नजर उस पर होती है। गाड़ी सीधी दिनेश के घर के आगे रुकी। यमराज सीधा भाभी के पास गया, उसके पांव छुए। भीगी आंखों से सुशीला ने उसे गले से लगा लिया। अरे ऐसा भी क्या कह दिया था प्रिय रंजन, तुम तो घर से ही चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया एक दिन भी ठीक नहीं रहे। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया, पर हमारे नसीब खोटे थे। मैंने तुम्हें जरा सी खरी खोटी क्या कह दी। क्या मैं पराई हो गई? तुम्हारी माँ होती तो वो ऐसा कहती तो क्या तुम ऐसे ही चले जाते? यमराज की आंखें तर हो गई। सामने दिनेश की तस्वीर लगी थी, जैसे शांति, प्रेम एवं आशीर्वाद की सुधा बरसा रही हो। भाई की तस्वीर देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। सरला, सुधा, गरिमा सभी उससे लिपट कर बिफर पड़े। उनके आंसू थमते न थे। सारे गांव में यमराज के आने की खबर फैल गई। इस बार वो सबका प्रिय रंजन बनकर आया था। उसे लेकिन अभी अन्न का मूल्य चुकाना था। भाभी का खिलाया खाना रक्त बनकर उसकी जिम्मेदारी को पुकार रहा था। उसे अब इस सूखे बाग को गुलजार करना था। दूसरे ही दिन गाड़ी सारे परिवार को लेकर जयपुर के लिए निकल गई। पीछे सिर्फ यादों के गुबार थे। दुनिया नदी नाव के संयोग से बंधी है। मिट्टी के ठीकरे भी यहां कुल दीपक बन जाते हैं। कभी कभी यमराज भी यहां प्राणदान करने आते हैं। धन्यवाद। यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।